नमस्कार। आज हम डब्ल्यू बीम का एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन इस न्यूमेरिकल को देखने से पहले अगर आपको डब्ल्यू बीम के स्टेप्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप आई बटन पर ये जो वीडियो आई है पहले इसको देखें। वहां पर आपको पूरे स्टेप्स बताए जाएंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं डब्ल्यू बीम। अब यहां देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है कि साइज ऑफ द आरसीसी बीम एंड इज रेस्ट्रिक्टेड टू 250 इंटू 500 mm, यानी जो साइज है आरसीसी बीम का वो रेस्ट्रिक्टेड है, यानी उसको इससे ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते। साइज वो इतना ही रहेगा 250 इंटू 500 mm, और कैरी करती है एक लोड जो है 25 किलो न्यूटन पर मीटर का, और स्पैन दे रखा है 6 मीटर, मतलब स्पैन जो उसकी लेंथ है वो दे रखी है 6 मीटर। इसके अलावा इसमें एक टेबल और दे रखी है क्वेश्चन में, जो कि क्यों दी गई है वो हम आपको आगे जाके बताएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन ये रहा। पहला हमारा स्टेप है गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमको बी यानी विड्थ दी गई है 250 mm की, और डी यानी ओवरऑल डेप्थ दिया गया है 500 mm। ये कैसे पता लगेगा ओवरऑल डेप्थ है? क्योंकि उसने सीधा जब भी कभी ऐसे क्रॉस सेक्शन लिख के 250 गुणा 500 mm, तो समझ लीजिए 500 है, ये ओवरऑल डेप्थ है। लेकिन अगर इफेक्टिव डेप्थ देता तो वो आपको स्पेशली बताएगा कि 500 इज इफेक्टिव डेप्थ। सेम इस तरीके से यहां जो स्पैन दे रखा है, यहां पर स्पैन उसने दिया है 6 मीटर का। अगर वो इफेक्टिव स्पैन देता तो वो कहता टेक इस इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल टू 6 मीटर, तो हम इफेक्टिव स्पैन मानते हैं इसको। फिलहाल उसने स्पैन कहा है, यानी कि वो क्लियर स्पैन है। अब यहां पर ऐसी सेम केस है लोड का। जब उसने कहा कैरी सा लोड की वो एक लोड लेती है 25 किलोमीटर पर मीटर का, इसका मतलब यहां पे ये जो लोड है ये लाइव लोड दिया है, कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब लाइव लोड है। लाइव लोड कहेगा तो लाइव लोड है ही। अगर उसे ये कहना है कि ये टोटल लोड है तो वो यहां पर लिखेगा फैक्टर्ड लोड, या कहेगा टेक दिस एज अ टोटल लोड एंड नेग्लेक्ट द सेल्फ वेट ऑफ द बीम, तो तब हम उसको मानेंगे टोटल लोड। अब यहां पर हमारा विड्थ दे रखी है 250, डी दे रखा है 500, लेंथ यानी क्लियर स्पैन दे रखा है 6 मीटर का, और डब्ल्यूएल यानी लाइव लोड आपका दे रखा है 25 किलो न्यूटन पर मीटर का। अब टेकिंग डेटा, जो डेटा अब हमें चाहिए, जरूरत है, वो हम ले रहे हैं। इसमें हमने मान ली विड्थ ऑफ द सपोर्ट जो कि मानी है 300 mm। 300 mm की हमने मान ली विड्थ ऑफ द सपोर्ट। आप इस लाइन को आप अच्छे से लिखेंगे कि वी आर टेकिंग विड्थ ऑफ द सपोर्ट इज इक्वल टू 300 mm। विड्थ हमने क्यों लिया है? क्योंकि हमको निकालना पड़ेगा इफेक्टिव स्पैन, क्योंकि उसने क्लियर स्पैन दिया है। और इफेक्टिव स्पैन हमें क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट। अब यहां पे 300 mm, इसके बाद हमने मान लिया इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर हमने क्यों माना? क्योंकि उसने यहां पर ओवरऑल डेप्थ दे रखी है डी, और इफेक्टिव डेप्थ दी नहीं, इसलिए हमें पहले इफेक्टिव कवर मानना पड़ेगा। इफेक्टिव कवर हमने मान लिया है 40 mm का। जितना भी यहां पर रेड से लिखा है ये जितना भी रेड से लिखा है ये आईएस कोड की रिकमेंडेशंस है, जो आईएस कोड से ली गई चीजें हैं, ये वो है। यहां पर पूरा अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 4562 2000 इतनी लंबी लाइन नहीं लिखी गई है, क्योंकि उससे यहां पर फिर जगह गिरती। लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप पूरा लाइन लिख करेंगे कि अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 4562 2000 पेज नंबर दिस एंड क्लॉज नंबर दिस, आप इस तरीके लिख कराएंगे। ये फिलहाल आईएस कोड की टेबल नंबर 16 पर दे रखा है इफेक्टिव कवर। आप साइड में देख सकते हैं इफेक्टिव कवर यहां पे दे रखा है, हमने लिया है 40 mm का। ये अलग अलग जो एक्सपोजर कंडीशन है उसके बेसिस पर हम लेते हैं। अब इसके बाद हमारा जो डी है इफेक्टिव डेप्थ वो 500 - 40 यानी कि 460 mm आ गया है, और हमने ग्रेड कंक्रीट के लिए लिया 20 mm, तो इसलिए एफसी हो गया है 20 mm, और एफवाई हो गया 415 mm। यहां फिलहाल शॉर्ट में लिखा गया है, आप इस लाइन को पूरा अच्छे से लिख कर आएंगे एग्जाम में। कोई सा भी एग्जाम है, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो या आपका नॉर्मल कोई यूनिवर्सिटी का पेपर हो, बोर्ड का पेपर हो, आप यहां पर पूरा लिख कर आएंगे कि वी आर टेकिंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील इज FE 415, so FCK is equal to 20 and FY is equal to 415। यहां पर डायरेक्टली लिखा गया है फिलहाल। अब अगला हमारा स्टेप है लोड कैलकुलेशंस का। अब हमें लोड कैलकुलेट करना है। लोड कैलकुलेशंस के लिए क्या है हमारे लिए? डेड लोड सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है। क्रॉस सेक्शन हमारे पास दे रखा है पहले से, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 जो कि डेंसिटी है कंक्रीट की, 25 इंटू 0.25 जो कि क्रॉस सेक्शन है उसका मीटर में लिखा है यहां पर, क्योंकि ये जो 25 यहां पर डेंसिटी लिखी है आरसीसी की, वो डेंसिटी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, इसलिए यहां पर हमें दोनों को मीटर में लिखना पड़ेगा। तो 25 गुणा 0.25 गुणा 0.5, और ये टोटल आपका आ गया 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपका यूडीएल की फॉर्म में लोड आ चुका है। डब्ल्यू डी यानी डेड लोड। अब डब्ल्यू बराबर होगा डब्ल्यूएल प्लस डब्ल्यूडी। डब्ल्यूएल आपका दे रखा है 25 किलो न्यूटन पर मीटर, पहले दे रखा है, और 3.125 आपका यह है डेड लोड। टोटल मिला के हो गया 28.125। अब इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा इफेक्टिव लेंथ। ये लोड तो आ गया है, अब हम आगे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। और बेंडिंग मोमेंट जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां पर सिंपली सपोर्टेड देखिए, अगर आपको नहीं दे रखा तो आपको सिंपली सपोर्टेड की तरह ही डिजाइन कर लें। इफेक्टिव लेंथ आपके क्लॉज नंबर दे रखा है, यहां पे लिखा नहीं है क्लॉज नंबर, ये 22.2 पर है। रेड पेन से लिख देते हैं, सब रेड से लिखा है तो 22.2 पर दे रखा है। 22.2 क्लॉज नंबर पर आपको दे रखा है इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ हमारी एल, जिसके दो फॉर्मूले बनते हैं सिंपली सपोर्टेड के लिए। एक तो एल प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट, विड्थ सपोर्ट की हमारी यानी कि 6.3 हो गया, क्योंकि 0.3 मीटर हमारी देखिए विड्थ ऑफ द सपोर्ट हमने मानी है। और एल प्लस डी यानी इफेक्टिव डेप्थ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 6.46 होता है। और ये क्लॉज हमारा कहता है 22.2 जो इफेक्टिव लेंथ बताता है, वो हमें बताता है कि जो भी इन दोनों में से कम वैल्यू सिंपली सपोर्टेड के लिए उसको लें। जो भी दोनों में से कम वैल्यू, तो कम वैल्यू हमारी है 6.3, तो इसलिए हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी 6.3। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे WL²/8।
ये हमारी हो गई 28.125 जो कि हमारा W आया था टोटल, गुणा हमने करी 6.3 जो कि इफेक्टिव लेंथ है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 8, हमारा बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम बीम पर आएगा वो आएगा 139.54। लेकिन ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है जो कि बीम पर आएगा, लेकिन हमको सेफ्टी की वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से गुणा करनी पड़ेगी और इसको हमें फैक्टर्ड मूवमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट यानी कि MU जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं मेन, वो 1.5 से हमने गुणा कर दिया। और ये 1.5 हमने कहां से लिया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये हमने लिया है टेबल नंबर 18 से। आप देख सकते हैं हाई स्कोर की टेबल नंबर 18 पर दे रखा है, वहां से लिया है 1.5 हमने इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी गामा M। इसकी गुणा करी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से हमारा आ गया 209.13 किलो न्यूटन मीटर, ये आ गया बेंडिंग मोमेंट। अब यहां पर क्या, यहां से अब स्टार्ट होता है हमारा डब्ल्यू बीम का कॉन्सेप्ट। डब्ल्यू बीम का कॉन्सेप्ट यानी कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऊपर का जो हमारा कंक्रीट है वो कितना मूवमेंट रेजिस्ट करता है। तो अगला स्टेप हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी एज सिंगल बीम, यानी अगर हम सिंगल बीम बनाते हैं तो कितना बेंडिंग मोमेंट वो रेजिस्ट करता है अकेला कंक्रीट बिना स्टील लगाए कंप्रेशन जोन में। तो इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया MU लिमिट का जो कि हमें बताता है कि कंक्रीट कितना स्ट्रांग है। MU लिमिट का फॉर्मूला लगाया 0.36 FCK और ये XU मैक्स ये आपका आई स्कोर में मिल जाएगा G 1.1 के C में मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जब हम लगाते हैं इसके अंदर हमारा ये जो XU मैक्स बाई D और XU मैक्स बाई D है इसकी वैल्यू आपको अलग से मिलती है। इसकी वैल्यू आपको 38.1 के नोट में मिलती है, इसकी वैल्यू 38.1 के नोट में वैल्यू मिलती है इसकी XU मैक्स बाई D की वैल्यू। यहां से हम XU मैक्स बाई D की वैल्यू ले लेंगे जो कि 0.48 होता है FE 415 के लिए। हम सारी यहां पर हमने वैल्यू पुट की 0.36, FCK की वैल्यू 20, XU मैक्स बाई D की वैल्यू 0.48, ऐसी 1 माइनस 0.42 ऐसी आएगा। और XU मैक्स बाई D की दोबारा वैल्यू 0.48 इंटू B हमारा है 250 और D हमारा है 460 जो कि अभी हमने निकाला था यहाँ इफेक्टिव कवर को माइनस करके 460 mm। यहां सारा मिला के हमारा ये आया 145.96 किलोमीटर मीटर। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा आया है बेंडिंग मोमेंट जो कि अकेला कंक्रीट रेजिस्ट करता है यानी MU लिमिट की वैल्यू जो कि है 145.96। जबकि अब हम देखेंगे हमने रेजिस्ट कितना करवाना था, इससे रेजिस्ट हमें करवाना था 209.3 यानी कि जो इन दोनों का डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस के लिए हमें डिजाइन करना पड़ेगा स्टील। देखिए वाले जो हमारा स्टील बार है, ये वाला जो हमारा रीइंफोर्समेंट है जो कि कंप्रेशन जोन में लगा रहा है, अगर ये हम ना लगाएं तो अकेला जो कंक्रीट है इस क्रॉस सेक्शन के लिए वो 145 का मूवमेंट रेजिस्ट कर सकता है। अब 145 पर तो फेल हो जाएगी बीम क्योंकि बीम पर टोटल मूवमेंट आ रहा है 209। हम अब करते क्या है कि ये जो 209 है इसका और 145 का डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस लगभग आ रहा है हमारा 63 के आसपास आ रहा था, हाँ 63.34। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 63.34। तो हम करेंगे क्या, ये जो डिफरेंस आ रहा है मूवमेंट का, इस मूवमेंट के लिए इन स्टील को डिजाइन कर देंगे और ये स्टील और लगा देंगे। अब क्या होगा, बाकी 145 बियर करेगा कंक्रीट और जो ये 63 हमारा मूवमेंट बचा एक्स्ट्रा वो रेजिस्ट करेगा ऊपर का हमारा स्टील। बाकी नीचे तो नॉर्मली नीचे तो कितना भी मूवमेंट आ जाए, आप जो है अगर मैक्सिमम स्टील से आप ज्यादा नहीं लगा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा खासा मूवमेंट रेजिस्ट करवा सकते हैं स्टील से। स्टील नीचे का हमारा टेंशन, स्टील की इतनी कोई खास टेंशन हमें नहीं रहती। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमने लाइन लिखी है कि MU बड़ा है MU लिमिट से, सो डब्ल्यू बीम इज रिक्वायर्ड। अब डब्ल्यू बीम की हमें यहां पर जरूरत पड़ गई। जब भी हम डब्ल्यू बीम बनाते हैं उसका प्रोसीजर क्या है, ऊपर वाला ये होता है AST यानी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन और नीचे का जो AST होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो कर देते हैं एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन 1 और एक करते हैं AST 2। यानी कि AST को हम दो में डिवाइड करते हैं, AST 1 AST 2 में। AST 1 हमारा डिजाइन होता है कंक्रीट के साथ और AST 2 हमारा डिजाइन होता है जो हम ऊपर का स्टील लगाते हैं उसके साथ। दोनों को मिला के फिर मर्ज कर देते हैं बाद में। तो कैलकुलेट करते हैं AST 1 में जो हम AST डिजाइन कर रहे हैं स्टील तो हम कितने भी फोर्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे क्या, अभी फिलहाल हमने जो डिजाइन किया है वो कंक्रीट को ऊपर का डिजाइन किया है जो कि 145 का लोड कैरी कर सकता है, 145 का बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता है। तो हम करेंगे क्या, नीचे जो स्टील लगाएंगे AST 1 वो भी उतना ही लगाएंगे जितना कि 145 यानी ये जो XU यानी ये जो MU लिमिट है इतना ही रेजिस्ट करें, उतना ही हम स्टील देखेंगे क्योंकि हमें बनाना है अभी बैलेंस सेक्शन। अभी क्या है हमारा, अभी बीम हमारी कहां तक पहुंची है ये देखिए आप, ये बीम है, ऊपर का हमारा कंक्रीट कुछ ना कुछ कंप्रेशन को रेजिस्ट कर रहा है। अब हम नीचे स्टील लगा रहे हैं जो कि रेजिस्ट कर ले टेंशन को, लेकिन ये टेंशन और कंप्रेशन दोनों ही बराबर होने चाहिए यानी दोनों ही 145 होने चाहिए जितना कि ये हमारा MU लिमिट है, यानी जितना कंक्रीट है उतना ही स्ट्रॉन्ग में स्टील बनाना है। अभी बाकी की जो बची हुई स्ट्रेंथ है उसके लिए हम दोबारा डिजाइन करेंगे नीचे स्टील एक बार, उसका हम बोलेंगे AST 2। अभी फिलहाल हम AST 1 कर रहे हैं डिजाइन जिसके लिए हम यहां पर लगाएंगे MU लिमिट क्योंकि हमें वही मूवमेंट रखना है 145.96 वाला इज इक्वल टू 0.87 FY AST D 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बाई D। अब यहां पर आप जैसे कि ये फॉर्मूला आपके कोड में दे रखा है G 1.1 के B में दे रखा है, लेकिन आप देखेंगे वहां पर आपको फॉर्मूला थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, लेकिन ये फॉर्मूला अलग नहीं है क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है आपको ये XU बाई D की ही वैल्यू दे रखी है। अगर आप ऊपर का फॉर्मूला देखेंगे तो ये XU बाई D की ही वैल्यू है, क्योंकि हम इसको बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं इसलिए हम यहां पर XU की बजाय XU मैक्स लेंगे क्योंकि हम यहां पर बैलेंस सेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं। अब MU लिमिट का हमने रखा है यहाँ 145.96 इंटू 10⁶ हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये किलो न्यूटन मीटर में आई है वैल्यू और यहाँ पे हमारा न्यूटन मीटर में चलता है, इंटू 0.87 और यहाँ FY की वैल्यू 415, AST हमें निकालना ही है 460
और देखिए आप निकालने को आप जो कोड में फॉर्मूला दे रखा है आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। उस फॉर्मूले बस ये है, यहां भी AST1 आएगा, यहां भी आपका AST आएगा, दोनों की गुणा करके फिर AST² बन जाएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना होगा। बस इतना अंतर है, बाकी आंसर सेम आएगा दोनों से। अब AST1 यहां पर लगाया, डी की वैल्यू और सारी वैल्यू XU max by D जो कि 0.48 है, सबकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा AST1 आ गया 110078। यानी अब कहां तक हमारा डिजाइन हो गया है, ये तो हो गया है ऊपर का हमारा डिजाइन कंक्रीट कितना फोर्स कितना मूवमेंट रजिस्टर करता है अभी 145, फिलहाल राउंड फिगर कर लेते हैं 145। अब नीचे का हमने स्टील लगा दिया, स्टील कितना लगा दिया 1100.78 mm²। ये कितना फोर्स रजिस्टर कर सकता है, ये भी 145 का मूवमेंट रजिस्टर करता है, दोनों सेम यानी कि बैलेंस्ड हो गए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे बचा हुआ मूवमेंट कितना है, उसके लिए हमें डिजाइन करना है। बचा हुआ मूवमेंट कितना है हमारा 209 माइनस 145 यानी जो 63 पॉइंट कुछ है। अब उसके लिए हम दोबारा नीचे डिजाइन करेंगे, उसे बोल देंगे AST2 और ऊपर स्टील भी लगा देंगे, उसे बोलेंगे ASC एरिया ऑफ स्टील एंड कंप्रेशन। ये दोनों को अब हम 64 के लिए डिजाइन कर देंगे। अब हम फिलहाल यहां देखते हैं अगला हमारा क्या स्टेप है। अगला स्टेप हमारा कैलकुलेटिंग कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। अब हमें कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट निकालना है, जिसके लिए हम अब तक इंतजार कर रहे थे। डब्ल्यू बीम में मेन जो है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट पिछली वीडियो में अगर आपने देखी, यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट जो आता है वो आता है स्ट्रेन के बेसिस पे, क्योंकि यहां पर होती है न्यूट्रल एक्सिस जहां पर स्ट्रेन 0 होती है, इससे ऊपर स्ट्रेन और ज्यादा होगी और ज्यादा होगी और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और सबसे ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेन होती है कंप्रेशन में जो होती है 0.0035। ये हमारा एजम्पशंस है, कोड में लिए गए लिमिट स्टेट में। अब हमारा जो स्टील है वो इसके बॉन्ड कंक्रीट से बहुत मजबूत है, ये माना गया है। इतना मजबूत बॉन्ड है कि अगर कंक्रीट में कंप्रेशन इतनी आएगी तो स्टील में भी कंप्रेशन इतनी आएगी। और स्टील में हमेशा जो स्ट्रेसेस आती हैं वो आती हैं उसके स्ट्रेन के बेसिस पे। अगर स्ट्रेन ज्यादा आएगी स्टील में यानी दबेगा ज्यादा, तो उसके अंदर स्ट्रेस भी ज्यादा जनरेट होंगी। और अगर स्ट्रेन नहीं आ रही है ज्यादा यानी ज्यादा खिंच नहीं रहा है या फिर दब नहीं रहा है, तो फिर उसमें स्ट्रेसेस भी कम जनरेट होंगी। अब इसका यहां देखिए, यहां पर स्ट्रेन जो आती है लीनियर आती है, यहां कम, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा और ज्यादा। अब यहां पर हमारा जो स्टील लगा हुआ है वैसे तो उसकी स्ट्रेंथ FY है यानी 415 है, लेकिन यहां पर क्या है, क्योंकि इस पर स्ट्रेन पूरी तो आ नहीं रही है, तो इसलिए इसके अंदर जो स्ट्रेस आएगी वो ये 415 नहीं लेगा, 415 से थोड़ी सी कम स्ट्रेस लेगा। वही कितनी स्ट्रेस लेगा उसको हम निकालेंगे। वो निकालने का तरीका हमारे पास सिंपल है। हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक ग्राफ दे रखा है कोड में, उस स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ से हमें स्ट्रेस मिल जाएगी, लेकिन उस स्ट्रेस से पहले हमें यह देखना होगा कि कितनी स्ट्रेन इसमें आ रही है, क्योंकि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ है यानी स्ट्रेन आप जब उसमें देखोगे तो उस स्ट्रेन पर उस स्टील में कितनी स्ट्रेस आती है ये आपको पता लग जाएगा। अब आपको स्ट्रेन निकालनी पड़ेगी। स्ट्रेन कैसे निकलेगी, स्ट्रेन का सीधा हमारा फॉर्मूला है स्ट्रेन इन कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट 0.0035 इंटू XU max माइनस डी डैश डिवाइड बाई XU max। ये फॉर्मूला जब आप रखोगे, वैल्यूज पुट करोगे 0.0035 0.48 इंटू 460, क्योंकि XU max जो होता है आपका, अभी हमने जो वैल्यू निकाली थी 0.48, ये जो लिखी है 0.48, ये XU max बाई D की वैल्यू है। हमें वहां पर XU की वैल्यू रखनी है, इसका मतलब D उधर चल जाएगा गुणा में 0.48 के गुणा में चल जाएगा D जो कि है 460। तो हमारी ये वैल्यू आ गई 0.48 इंटू 460 माइनस 40 डिवाइड बाई 0.48 इंटू 460। टोटल ये हमारा स्ट्रेन आ गई 0.002865। अब देखिए हमारी स्ट्रेन कितनी आ रही है 0.002865। अब हम अपने कोड में देखते हैं कि इस स्ट्रेन पर कितनी स्ट्रेस बता रहा है हमारा कोड। अब देखिए यहां पर आप साइड में देख सकते हैं ग्राफ में कि 0.002 जो स्ट्रेन दे रखी है उस स्ट्रेन पर ही हमारा फाइनल हो चुकी है FY, यानी कि जितनी स्ट्रेस हमने ले रखी थी FY बराबर 415। ये कोड कह रहा है कि अगर आपकी स्ट्रेन 0.002 आ रही है या कह लो उससे ज्यादा आ रही है तो ग्राफ कांस्टेंट हो गया है, यानी जो टोटल स्ट्रेस आएगी स्टील पर वो आएगी FY। लेकिन अब यही मैं आपको बता रहा था कि अब यहां पर जो आपको स्ट्रेस लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए FY, लेकिन हम स्ट्रेस लेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में मैंने आपको ये बताया कि एक इसमें टेबल है जो कि अभी लिखी नहीं गई है, जो कि टेबल यहां बताई गई है। अब आप यहां साइड में देख सकते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर उन क्वेश्चन वालों को भी ये बात पता थी कि इसमें जो स्ट्रेन आएगी वो 0.002 से ज्यादा आ जाएगी, इसलिए इनके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा करना, इसलिए उसने पहले ही टेबल दे दी। तो उस टेबल में उसने स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू खुद ही दे रखी है। अब जब स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू खुद ही दे रखी है तो अब हम कोड वाली टेबल को देखने की बजाय, अब हम कोड वाले ग्राफ को देखने की बजाय, जो कोड वाला फिगर दे रखा है कोड में उसको देखने की बजाय यहां पर जो इन्होंने टेबल दी है उसके अकॉर्डिंग अब हमको चलना होगा। अब इनकी टेबल में जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें वैल्यू दे रखी है, अगर स्ट्रेन आ रही है 0.00144 तो आपके स्ट्रेस जो आ रही है वो आ रही है 0.8 ऑफ FY यानी कि 80% FY का, और अगर 0.00163 है तो आ रही है 85% FY का यानी 0.85 इंटू FY, और अगर 0.00192 आ रही है तो है 0.9, और इसी तरीके से हमें दे रखा है। लेकिन अगर हम देखें कहीं भी वैल्यू जो हमारी वाली आई है 0.02865, इस स्ट्रेन पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी। जब ऐसा होता है तो हम फिर लगाते हैं इंटरपोलेशन।
इंटरपोलेशन मेथड लगाने के बाद हम इसकी वैल्यूज को निकाल लेंगे। इंटरपोलेशन लगाने के लिए हम एक देखेंगे, उससे छोटे वाली वैल्यू, यानी हमारी जो स्ट्रेन आई है 0.002865, इससे छोटी वैल्यू जो कि छोटी वैल्यू दे रखी है 0.00276, और इससे बड़ी वैल्यू दे रखी है 0.00380। इन दोनों वैल्यूज को हम लेकर अब इंटरपोलेशन लगा देंगे। इंटरपोलेशन लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखेंगे कि अब हम लिखेंगे FCD एट 0.00276 जो कि उन्होंने दे रखा है। यहां पर जो FCD निकालेंगे, यानी कि जो हमारी स्ट्रेस है स्टील में कंप्रेशन जोन में, FCD एट स्ट्रेन 0.00276, तो वो हमारी जो कि वैल्यू दे रखी है 0.975 इंटू FY, डिवाइड करेंगे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, क्योंकि ये तो स्ट्रेस दे रखी है लेकिन हमें अपने सेफ्टी भी लेकर चलना है, तो डिवाइड करेंगे 1.15 से, टोटल हमारी स्ट्रेस आ जाएगी 351.84। यानी कि अगर स्ट्रेन इतनी आती है स्टील पर कंप्रेशन में, तो उसकी स्ट्रेस हमें 351.84 एमपीए लेनी चाहिए। और अगर हम देखेंगे FCD जो कि 0.00380 पर उन्होंने दे रखा है, वो है 1 इंटू FY डिवाइड बाई 1.15। यहां पर FY की दोनों में वैल्यू हम 415 रखेंगे क्योंकि स्टील हमारा 415 है। जब वैल्यू रखने के बाद इसकी आई 361। अब देखिए यहां पर वैसे तो ये पूरा का पूरा आपका फिगर नंबर जो 23 IS कोड के फिगर नंबर 23 में दे रखा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर दे रखा है, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज अलग दे रखी हैं। अगर आपको एग्जाम में वो वैल्यूज देगा तो उनकी वैल्यूज लेनी है, अगर वैल्यूज वो नहीं देता है तो यहां पर जो वैल्यूज दे रखी हैं उन वैल्यूज को आप लेंगे। यहां पर नीचे दे रखी है आपकी स्ट्रेन और ऊपर दे रखी है स्ट्रेस, तो जिस स्ट्रेन पर जाए जो स्ट्रेस आएगी उसको हम लेंगे। यहां पर हम 0.002 दे रखा है स्ट्रेन, इसके लिए FY शुरू हो जाता है और हमारा आ रहा है 0.02865, यानी उससे ऊपर आ रहा है। हमारे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन है आगे तक कांस्टेंट जा रही है और जो कि हमें FY लेनी चाहिए थी। अगर यहां पर हमें ये टेबल ये ना दी होती तो हम यहां पर FY लेकर चलते, FY डिवाइडेड बाई 1.15, यानी 1 इंटू FY डिवाइड बाई 1.15, 361 लेकर चलते और 361 की हम वैल्यू पुट कर देते। लेकिन यहां पर क्या है, इन्होंने खुद हमें वैल्यूज दे रखी है, इसलिए हमें निकालनी पड़ी कि कौन सी स्ट्रेन के लिए 0.02865 स्ट्रेन के लिए हमें निकालना पड़ा कि कितनी स्ट्रेस स्टील पर आएगी। अब यहां पर हम दोनों में इंटरपोलेशन लगा देंगे। 0.00276 पर आ रही है इतनी स्ट्रेस और 0.00380 पर आ रही है इतनी स्ट्रेस, दोनों के लिए हम इंटरपोलेशन लगा देंगे तो हमें इंटरपोलेशन करके 0.02865 पर स्ट्रेस मिल जाएगी 353। अगर आपने इंटरपोलेशन आपको नहीं आता लगाना तो ये आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं, इंटरपोलेशन मेथड को डीपली बताया गया है किस तरीके से लगाया जाता है। अब यहां पर हमारा स्ट्रेस आ चुकी है, अब हमें केवल डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। अब हमें डिजाइन करना है ये ऊपर का अपना कंप्रेशन स्टील का हमें फार्मूला दे रखा है G के 1.2 पे, यानी NX G के 1.2 क्लॉज नंबर पर दे रखा है MU माइनस MU लिमिट, क्योंकि अब ये हम डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं, MU के लिए नहीं, MU लिमिट के लिए भी नहीं, जो कि बचा है दोनों का डिफरेंस है, यानी MU माइनस MU लिमिट जो कि 63.34 कुछ बचेगा उसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। तो MU माइनस MU लिमिट बराबर FCD डॉट ASC D माइनस D डैश। डी डैश क्या है, डी डैश आपका है इफेक्टिव कवर, जितना यहां नीचे इफेक्टिव कवर होता है उतना ही हम ऊपर भी जगह छोड़ते हैं, लेकिन ऊपर वाले को हम बोलते हैं डी डैश और नीचे वाले को हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। डी माइनस डी डैश सबकी वैल्यू रखेंगे, MU माइनस MU लिमिट की वैल्यू हमारी होगी 63.34 जो कि माइनस करके आया है MU को माइनस MU लिमिट 63.34 इंटू 10⁶ हमने कर दिया कि वो किलोमीटर मीटर में और यहाँ पर हमें न्यूटन mm में देना है वैल्यू। इसके अलावा इंटू AC जो कि हमें निकालना है और 460 जो कि है D माइनस 40 जो हमने इफेक्टिव कवर लिया है जो कि वही हमारा डी डैश है। इस पूरी की वैल्यू रखने के बाद हमारे यहाँ AC की वैल्यू आ जाएगी 426.91 mm²। हमारे कंप्रेशन जोन में स्टील आया है, उसको एक बार हम क्लॉज नंबर 26.5.1.2 में एक बार जाकर देख लेंगे कि जो कि हमें बताया गया है कि जो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट होता है, क्योंकि ये रिइंफोर्समेंट कंप्रेशन में है, उसको हमें बताया है कि वो जो मैक्सिमम कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट हो सकता है वो 4% से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी 0.04 यहां पर लिख देते हैं। ये मैक्सिमम जो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट है वो हमारा 4%, यानी 0.04 इंटू बी इंटू डी। डी यहां पे ओवरऑल डेप्थ हम लगाएंगे, बी इंटू डी, यानी इस पूरे जो क्रॉस सेक्शन है बी इंटू डी, इसके 4% से ज्यादा आप स्टील कंप्रेशन में नहीं लगा सकते। ये हमारे कोड ने कह रखा है 26.5.1.2 के क्लॉज में। तो इससे हम एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पर बी इंटू डी की वैल्यू रखें 0.4 की, और जो एरिया आएगा मैक्सिमम वो इससे कहीं ज्यादा आएगा, यानी हमें यहाँ पर चिंता कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से करीब 5000 यानी 5000 mm² के आसपास कुछ वैल्यूज की आएगी, तो वो हम एक बार चेक कर लेंगे, एक बार दिखा देंगे कि हाँ वहां पे हमारा सेफ है। नीचे लिख देंगे हेंस ASC इज इक्वल टू 426.91 इज ओके। इसके बाद हम फिर यहाँ बार निकाल देंगे जो कि हमारे 4 बार लगेंगी 12-12 mm की। इसके बाद हमें टेंशन इन्फोर्समेंट डिजाइन कर रह गया है। अब तक देखिए क्या हो गया, हमारी जो कंप्रेशन के लिए बीम पूरी तैयार हो गई। पहले हमने किया हमने सबसे पहले एक बीम ली और बीम का हमने क्रॉस सेक्शन डिसाइड कर लिया। क्रॉस सेक्शन को हम घटा बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हमें डब्ल्यू बनानी पड़ी, क्योंकि ऊपर का जो कंप्रेशन जोन था और नीचे का टेंशन जोन था, इन दोनों को अलग डिजाइन करना है। कंप्रेशन जोन में जब हमने MU लिमिट निकाला, यानी कंक्रीट कितना मूवमेंट रेजिस्ट कर सकता था, तो हमें पता लगा वो MU लिमिट तो कम बैठ रहा है, यानी कंक्रीट अकेला इस काबिल नहीं है कि वो पूरा 206 किलोन्यूटन मीटर का मूवमेंट रेजिस्ट कर पाए। तो वहां पर हमने किया, फिर हमने
कोई बात नहीं, जितना हमारा कंक्रीट बियर करता था 145 कुछ, उतने के लिए ही हमने नीचे का स्टील डिजाइन कर दिया। यानी अब तक हमारी बीम बैलेंस डिजाइन हो चुकी है, लेकिन वो हुई थी केवल 145 फोर्स के लिए। अब हमें चाहिए था जितना बचा है उसके लिए डिजाइन करें। उसके लिए अब हमें ऊपर स्टील लगाना था, लेकिन ऊपर हमने स्टील लगाया, जैसे हमें पता लगा कि स्टील हम जब ऊपर लगाएंगे उसमें स्ट्रेन ज्यादा तो आएगी नहीं। जब स्ट्रेन प्रूफ स्ट्रेन नहीं आ पाएगी, इसका मतलब उसमें स्ट्रेसेस भी कम आएंगी। तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि ऊपर के जो हम कंक्रीट दे रहे हैं, ऊपर से 40 mm नीचे, इस पर स्ट्रेन कितनी आएगी। स्ट्रेन निकाला हमने इस फॉर्मूले से, और निकल के हमें पता लग गया स्ट्रेन हमारी इतनी आ रही है। इन्होंने खुद वैल्यूज दे रखी थी, इसलिए हमें इनकी इस स्ट्रेन की वैल्यू से स्ट्रेस निकालनी पड़ी, नहीं तो हम आईएस कोड के फिगर 23 में जाकर देख लेते। अब इसके बाद फिर हमने डिजाइन कर दिया और पता लगा दिया ऊपर हमारे कितना स्टील का एरिया चाहिए। अब जब ऊपर का हिसाब हो चुका है, सेम हिसाब अब हमें नीचे का कर देना है, और नीचे जितना स्टील हमारा रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल 145 के लिए डिजाइन किया है नीचे, तो बाकी जो बचा हुआ है 63 कुछ किलोन्यूटन मीटर का, उस मोमेंट के लिए हम नीचे का स्टील और डिजाइन कर देंगे। अब यहाँ पे आती है बात टेंशन इन्फोर्समेंट की, यानी AST2 निकालेंगे। इसका सीधा फॉर्मूला हमारा दे रखा है 0.87 FY इंटू AST2 इज इक्वल टू FCD इंटू ASC, जो कि क्लॉज नंबर G के 1.2 पर दे रखा है। 7 FY 415, AST की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये 353.25 जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली अभी FCD की, और ASC हमारा यह आया 426.91। इस पूरे की वैल्यू रखने के बाद AST की हमारी वैल्यू आ गई 417.69। अब AST की वैल्यू आ गई 417.69, और AST1 कितना था, AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, दोनों टेंशन में है। AST1 और AST2 दोनों को मिला के हमारा टोटल एरिया आ रहा है 1518, यानी पूरा हमारा 1518.47 mm² का एरिया चाहिए नीचे टेंशन के लिए, अगर हमें रेजिस्ट करवानी है नीचे टेंशन। अब इसके लिए हमने कैलकुलेट किया तो 5 बार हमारी आ रही हैं, जो कि 20 mm के में लगाएंगे। यानी ऊपर हमने 4 बार लगाई 12 mm की, और नीचे हमें 5 बार लगानी पड़ेंगे, यानी 5 सरिये लगाने पड़ेंगे 20 mm के। अब इसको एक बार हम चेक कर लेंगे, जो हमारा ये AST आया है इसको हम एक बार चेक कर लेंगे मिनिमम रीइंफोर्समेंट के लिए और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट के लिए। मिनिमम रीइंफोर्समेंट के लिए क्लॉज नंबर 26.5.1.1 के ए में हमें दे रखा है मिनिमम रीइंफोर्समेंट, जो कि हमें फॉर्मूला दे रखा है AS डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल टू 0.85 डिवाइडेड बाई FY। जब आप मिनिमम रीइंफोर्समेंट निकालेंगे यहाँ से AS, तो वो मिनिमम रीइंफोर्समेंट इससे काफी कम आएगा, यानी हमने मिनिमम रीइंफोर्समेंट से तो ज्यादा ही लगाया है। जो कोड ने हमें बताया कि इतना तो मिनिमम को आपको लगाना ही है, उससे तो हम ज्यादा ही लगा रहे हैं। तो आप बता देंगे हेंस AST प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन AST मिनिमम, सो हेंस इट्स ओके। अब अगला स्टेप हम चेक करना है कि ये कहीं मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट से ज्यादा तो नहीं हो गया। चलिए ठीक है, मिनिमम से कम नहीं हुआ है, मिनिमम से हमने ज्यादा दिया स्टील, लेकिन ऐसा तो नहीं है हमने मैक्सिमम लिमिट से भी ज्यादा दे दिया हो। अब यहां पर मैक्सिमम के लिए हम चेक करेंगे क्लॉज नंबर 26.5.1.1 के बी में, और मैक्सिमम के लिए वही सेम फॉर्मूला आएगा जो हमने पीछे भी देखा था, यानी कि हमें चेक कर लेना है 4% के लिए कि 0.04 इंटू BD के लिए हमें चेक कर लेना है कि ये कहीं इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा। यहां पर भी अगर हम चेक करते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू लगभग 5000 के आसपास आएगी, जो कि हमारी वैल्यू हमने जो प्रोवाइड किया है उससे कम किया है, यानी हम मिनिमम से ज्यादा कर रहे हैं, मैक्सिमम से कम कर रहे हैं। हेंस AST मींस एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन ऑफ 1518.47 इज रीजनेबल। अब यहां पर ये लाइन लिखकर हमारा इतना पता लग गया, हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे ज्यादा एरिया, तो हमने 20 mm की बार प्रोवाइड करा दी है। 20 mm की बार प्रोवाइड करके हमें पता लगा 5 बार हमारी 20 mm की लगेंगी। अब 5 बार लगने के बाद यहां पर जो एक दे रखा है 5 बार हमारा 26.3.2 एक क्लॉज नंबर है, वहां उस क्लॉज नंबर से हम ये चेक कर लेंगे कि मिनिमम जो आपकी बार है उसकी स्पेसिंग कितनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बार लगा दें यहां पर 5 बार लगाएंगे तो उसके बीच की स्पेसिंग कितनी रह जाएगी, टोटल ये है 250, और जब आप 5 बार लगाएंगे जितना आपने 40 का यहां स्पेस दिया 40 आप यहां पे भी छोड़ेंगे, 40 आप यहां पर भी छोड़ेंगे, यानी कि टोटल अगर आपका ये 250 है। देखिए किस तरीके से हम पता लगाते हैं, ये जो क्लॉज नंबर देखा 26.3.2 में ये बता रखा है कि बार जो है उनके बीच की मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ना तो ज्यादा दूर होनी चाहिए बार, ना ही ज्यादा पास लगे होने चाहिए आपके बार यानी सरिये। इसमें हमारा क्या पता लगता है, टोटल ये हमारी है 250 mm। इस 250 mm के अंदर भी अगर हम देखें 40 mm यहां से गया हमारा, 40 mm यहां से गया, हमारे पास डिस्टेंस बचती है बीच की ये वाली, यानी 250 mm से 40 mm इधर, 40 mm इधर, लगभग आपके पास डिस्टेंस बची है यहां से यहां तक की। यहां से अगर हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे इसकी, तो आपके पास डिस्टेंस बचती है 250 माइनस ये हो गया आपका 210 और 170 आपके पास डिस्टेंस बचती है। अब इस 170 डिस्टेंस को आपको, क्योंकि 5 बार लगा रहे हैं स्टार्टिंग में एक एंड में, यानी टोटल आपको 4 गैप चाहिए। 4 गैप कौन कौन से, एक गैप ये आएगा, एक गैप ये आएगा, एक ही गैप ये आएगा, एक गैप ये आएगा, 4, यानी कि लगभग आप अगर इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आपका 40 पॉइंट कुछ यानी 40 पॉइंट कुछ mm का गैप रहेगा हर एक स्टील बार के बीच में। यानी हर एक स्टील बार के बीच में सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है आपकी वो लगभग 40 mm की रहेगी, इतनी डिस्टेंस आपकी रहेगी, इससे ज्यादा रहेगी। एक बार आप इस क्लॉज में जाकर चेक कर लेंगे कि आपकी जो मिनिमम स्पेसिंग है या मैक्सिमम स्पेसिंग है उससे कहीं बाहर तो ये रेंज नहीं जा रही है। 40 पॉइंट कुछ mm की जो भी आएगी है, 40 और 4 दूनी 8, 42.22 कुछ ऐसी आएगी हमारी mm डिस्टेंस, इसके अंदर ही अंदर आएगी। इसमें आप एक बार देखते हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।
को एक बार एक अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि कितना मिनिमम ऑफ डाया ऑफ बार हमें लेना चाहिए, कितना मैक्सिमम डाया ऑफ बार हम ले सकते हैं, और बार के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, कंप्रेशन में मिनिमम कितनी है, टेंशन में कितनी रखनी चाहिए डिस्टेंस, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये हमारा हो चुका फाइनल डायग्राम, जिसमें हमने एक बार ये डायग्राम बना दिया, ऊपर यहां से दिखा दी, ये है 500, जो कि सारी सारी हम mm में दिखाते हैं डिस्टेंस, ये है 500, ये रहा हमारा 250, और टोटल हमने बार 5 दिखा दी नीचे, जिसमें लिख दिया 5 बार है 20 mm की, और ऊपर हमारी 4 बार है 12 mm की। ऊपर से यहां दिखा दिया डी डैश हमने 40 mm, और यहां भी दिखा दिया 40 mm। इफेक्ट ये है इफेक्टिव कवर, ये है आपका डी डैश है, ये भी इफेक्टिव कवर ही आपका। और जितना आप यहां देते हैं, जितना आप यहां देते हैं, ध्यान रखना उतना ही आपको इस तरफ और इस तरफ भी देना पड़ेगा, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। करते हैं, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।